आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां शौर्य, साम्राज्य और बलिदान की एक बहुत शानदार गाथा लिखी है। बात होगी अजमेर के चौहान वंश की, जिन्होंने लगभग 551 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीति और संस्कृति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिलालेखों, साहित्यिक ग्रंथों और ऐतिहासिक विश्लेषणों का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे सांभा की एक छोटी सी जागीर से उठकर इस वंश ने दिल्ली के सिंहासन तक का सफर तय किया, और सबसे जरूरी कैसे उन्होंने सदियों तक भारत को बाहरी आक्रमणों से एक मजबूत ढाल की तरह बचाए रखा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और इन परतों की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प पहेली से होती है, चौहानों की उत्पत्ति। देखिए, किसी भी महान वंश की तरह उनकी शुरुआत भी कहानियों और इतिहास की धुंधलकी में लिपटी हुई है। और यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। हाँ, एक तो वो कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, अग्निवंश वाली, जो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से बहुत लोकप्रिय हुई कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और उस अग्निकुंड से 4 योद्धा वंश निकले, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। बिल्कुल, और ये एक शक्तिशाली पौराणिक प्रतीक भी है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक सबूतों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर वो थोड़ी बदल जाती है। 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख, जो उस दौर का एक ठोस प्रमाण है, वो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। अच्छा, ब्राह्मण? हाँ, वत्स गोत्र से आने वाले ब्राह्मण। वहीं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जयानक अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में उन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। तो जहां एक तरफ पौराणिक मान्यता है, वहीं ऐतिहासिक साक्ष्य उन्हें ब्राह्मण या सूर्यवंशी वंश का बताते हैं। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसा वंश जिसकी उत्पत्ति को लेकर ही अलग अलग मत हैं। चलिए उनकी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। इस महान वंश की नींव किसने और कहां रखी? इसकी शुरुआत होती है लगभग 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के साथ। उन्होंने सपादलक्ष क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की। सपादलक्ष? हाँ, सपादलक्ष का मतलब है 1.25 लाख गांवों का समूह, जो उस इलाके की संपन्नता को दिखाता है। आज के समय में यह सांभर और नागौर के आसपास का इलाका है, और उनकी शुरुआती राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। और सांभर झील की कहानी भी तो उन्हीं से जुड़ती है। इन शुरुआती कहानियों में ऐतिहासिक सच्चाई कितनी है और लोक मान्यता कितनी? ये एक बेहतरीन सवाल है। माना जाता है कि सांभर झील का निर्माण और उनकी कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर की स्थापना वासुदेव चौहान ने ही की थी। ये कहानियां शायद उनकी शुरुआती शक्ति और देवी के आशीर्वाद से उनके राज को जोड़ने का एक तरीका थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है वो ये है कि शुरुआत में चौहान स्वतंत्र शासक नहीं थे। वे उस समय की महाशक्ति गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में काम करते थे। सामंत? ये शब्द हम इतिहास में बहुत पढ़ते हैं। इसका असल में मतलब क्या था? क्या रूपरेखा थी इस रिश्ते की? इसे ऐसे समझिए कि वे एक तरह से गुर्जर प्रतिहार सम्राट के अधीन बड़े जागीरदार या शासक थे। उन्हें प्रतिहारों को टैक्स देना होता था और सबसे जरूरी, युद्ध के समय अपनी सेना के साथ उनकी मदद करनी पड़ती थी। तो उनकी अपनी सत्ता तो थी, लेकिन वो पूरी तरह से आजाद नहीं थे। और यहीं से चौहानों के असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है, एक सामंत से एक स्वतंत्र साम्राज्य बनने का सफर। तो ये एक तरह से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा था। ये बदलाव कैसे आया? क्या कोई एक बड़ी लड़ाई हुई या ये धीरे धीरे हुआ? नहीं, ये एक क्रमिक और बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। इसके शुरुआती संकेत तब मिलने लगे जब गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। एक सामंत द्वारा इतना भव्य मंदिर बनवाना वो अपनी बढ़ती हुई ताकत का प्रदर्शन था। अच्छा। लेकिन असली और निर्णायक मोड़ आया सिमराज के समय। उन्होंने एक बहुत साहसी कदम उठाया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा। ये तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, ये एक तरह से स्वतंत्रता का खुला ऐलान था। देखिए, ये वो समय था जब गुर्जर प्रतिहारों की अपनी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। सिमराज ने सही मौके का फायदा उठाया और ये उपाधि अपनाकर ये साफ कर दिया कि अब चौहान किसी के अधीन नहीं है।
वो अब एक संप्रभु सत्ता हैं। ये चौहानों के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। तो अब चौहान स्वतंत्र हो चुके थे, उनकी ताकत बढ़ रही थी और फिर कहानी उस शहर तक पहुंचती है जो आज भी उनका पर्याय है, अजमेर। सही कहा। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने एक दूरदर्शी और कह सकते हैं रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने राजधानी को सांभर से हटाकर एक नई जगह स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के बीच एक सुरक्षित जगह चुनी और अजमेरू शहर की स्थापना की, जिसे हम आज अजमेर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने वहां गढ़ बिटली नाम का एक दुर्ग बनवाया जो आज तारागढ़ के नाम से मशहूर है। ये सिर्फ राजधानी बदलना नहीं था, ये एक नए शक्ति केंद्र का निर्माण था। उनके बारे में एक और बात बहुत आकर्षक है, उनके सिक्के। उन्होंने अजय प्रिय द्रम नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि उन्होंने कुछ सिक्कों पर अपनी रानी सौम्ल देवी का नाम भी अंकित करवाया। ये तो कमाल की बात है। मतलब उस जमाने में एक शासक अपनी रानी को इतना श्रेय दे रहा था, वो भी सार्वजनिक रूप से, सिक्कों पर। वाकई में उस दौर के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। ये सिर्फ महिला सम्मान का उदाहरण नहीं है, इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। हो सकता है कि रानी सौम्ले देवी खुद एक बहुत शक्तिशाली परिवार से हो और सिक्कों पर उनका नाम अंकित करना उस राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने का एक तरीका हो। ये दिखाता है कि अजय राज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक चतुर राजनेता भी थे। तो अजय राज ने शहर बसाया, उसे आर्थिक रूप से मजबूत किया, लेकिन एक नए शहर को हमेशा बाहरी खतरों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उनके उत्तराधिकारी अर्णोराज ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? अर्णोराज को एक निर्माता और एक रक्षक दोनों रूपों में याद किया जाता है। उनके समय में तुर्क आक्रमणकारियों का खतरा बहुत बढ़ गया था। उन्होंने अजमेर के पास तुर्कों की एक बड़ी सेना का संहार किया, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस विनाश के बाद एक बहुत खूबसूरत निर्माण की कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि उस युद्ध के खून से रंगी धरती को पवित्र करने के लिए उन्होंने चंद्रा नदी के पानी को रोककर 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया। वाह, यानी एक झील जो युद्ध की विभीषिका को धोकर शांति और सुंदरता का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने पुष्कर में प्रसिद्ध वराह मंदिर भी बनवाया। वो कला और धर्म के संरक्षक थे, लेकिन इतनी उपलब्धियों के बावजूद उनका अंत बहुत दुखद हुआ। ये चौहान वंश का एक काला अध्याय है कि उनके ही पुत्र जगदेव ने सिंहासन के लिए उनकी हत्या कर दी। ओहो। इसीलिए जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। हर वंश में एक ऐसा दौर आता है जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, जहां वो अपनी शक्ति और संस्कृति के शिखर पर पहुंचता है। चौहानों के लिए ये दौर कब आया? इसमें कोई शक नहीं कि चौहानों का स्वर्ण युग विग्रहराज चतुर्थ के समय आया, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। 1150 से 1164 ईस्वी तक का उनका शासनकाल हर लिहाज से असाधारण था। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर दिल्ली, जिसे उस समय ढिल्ली का कहा जाता था, उस पर अधिकार कर लिया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, इसने चौहान साम्राज्य को हिमालय की तलहटी तक पहुंचा दिया। और उन्होंने सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। हाँ, उन्होंने पश्चिम से आ रहे गजनी के शासक खुसरो शाह को बुरी तरह हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। वो एक अजय योद्धा थे। लेकिन जो बात उन्हें और भी महान बनाती है वो है कला और साहित्य के प्रति उनका प्रेम। उन्हें कवि बांधव की उपाधि मिली थी। कवि बांधव मतलब कवियों का बंधु या मित्र? सही। यहाँ जो बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो ये है कि वो सिर्फ कवियों के मित्र नहीं थे, वो तो खुद एक महान विद्वान और लेखक थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने हरकेली नाम का एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखा, जिसकी कुछ पंक्तियां आज भी 2.5 दिन का झोपड़ा की सीढ़ियों पर खुदी हुई हैं। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी उन्हीं की देन थी। हाँ, हालांकि तब ये एक मस्जिद नहीं बल्कि एक भव्य संस्कृत पाठशाला थी। उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया था जहां दूर दूर से विद्वान और छात्र पढ़ने आते थे। बीसलपुर झील का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। तो सैन्य शक्ति, कला, साहित्य, निर्माण, हर क्षेत्र में उनका काल चौहानों का शिखर था। और अब आते हैं उस नाम पर जो शायद भारतीय इतिहास में चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध चेहरा बन गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें अक्सर अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। 1177 ईस्वी में जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनका राज्याभिषेक हुआ। सिर्फ 11 साल? हाँ, ये उम्र बहुत कम थी।
इसलिए शुरुआती सालों में उनकी मां कर्पूरी देवी ने एक बहुत ही कुशल संरक्षिका के तौर पर राजकाज संभाला। लेकिन पृथ्वीराज ने बहुत जल्दी खुद को एक योग्य शासक साबित कर दिया। उन्हें राय पिथौरा और दलपंगुल जैसी उपाधियां मिली। दलपंगुल? दलपंगुल का अर्थ है विश्व विजेता, जो उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ी बड़ी सैन्य सफलताएं हासिल की। एक युवा राजा के लिए ये सब कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। सत्ता संभालते ही उन्हें अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने बेरहमी से कुचल दिया। फिर उन्होंने भंडानकों का दमन किया, जो एक उपद्रवी जाति थी, और 1182 में उन्होंने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया। यही वो प्रसिद्ध युद्ध है जिसमें आल्हा और ऊदल। हाँ बिल्कुल, जिसमें चंदेलों के महान योद्धा आल्हा और ऊदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी बुंदेलखंड में लोकगीतों के रूप में जिंदा हैं। लेकिन उनकी चुनौतियां सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थी। ऐसा लगता है कि उनके पड़ोसियों से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे, जो आगे चलकर एक बड़ी समस्या बनी। यही उनके शासनकाल की सबसे बड़ी त्रासदी थी। अगर हम उस समय के राजनीतिक नक्शे को देखें तो पृथ्वीराज चारों तरफ से शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों से घिरे हुए थे। दक्षिण में गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय के साथ उनका लंबा युद्ध चला, और सबसे बड़ी शत्रुता थी पूर्व में कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद से। जयचंद? हाँ, दिल्ली पर अधिकार को लेकर दोनों में पुरानी प्रतिद्वंदिता थी, और फिर संयोगिता प्रकरण ने इस आग में घी का काम किया। नतीजा ये हुआ कि जब भारत पर सबसे बड़ा भारी खतरा मंडरा रहा था, तब उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा आपस में ही लड़ रहे थे। राजनीतिक एकता पूरी तरह बिखर चुकी थी, और इसी बिखराव का फायदा उस व्यक्ति ने उठाया जिसका नाम भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था, मोहम्मद घोरी। और यहीं से तराइन के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बिल्कुल, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना ने शानदार शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी जबरदस्त जीत हुई, और मोहम्मद घोरी वो युद्ध में बुरी तरह घायल होकर अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन यहीं पर जीत के जश्न में चौहान सेना से एक ऐसी रणनीतिक भूल हुई जो इतिहास में बहुत महंगी साबित हुई। आप भागती हुई दुश्मन सेना का पीछा न करने की बात कर रहे हैं। कई इतिहासकार इसे एक बड़ी चूक मानते हैं। हाँ, भारतीय युद्ध परंपरा में अक्सर भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया जाता था। हो सकता है उन्होंने इसी परंपरा का पालन किया हो, या फिर उन्हें लगा हो कि दुश्मन अब दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वजह जो भी हो, गोरी को जिंदा जाने देना एक बहुत बड़ी भूल थी। और इस भूल का नतीजा ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में देखने को मिला। इस बार ऐसा क्या अलग हुआ? गोरी ने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था। इस बार वो पूरी तैयारी, बेहतर रणनीति और छल कपट के साथ आया था। उसने अपनी सेना को कई छोटी छोटी और तेज तरार टुकड़ियों में बांटा, और सबसे घातक चाल ये चली कि उसने सुबह सुबह, जब राजपूत सेना तैयार नहीं थी, तब अचानक हमला कर दिया। ओह, धोखे से? हाँ, गौरी के घुड़सवार तीरंदाज जो घोड़े पर बैठे बैठे तीर चला सकते थे, वो राजपूतों के विशाल हाथियों पर भारी पड़े। हाथी इन तेज घुड़सवारों के सामने धीमे साबित हुए। इस युद्ध में राजपूतों की विनाशकारी हार हुई, और इस एक हार ने भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रख दी। तो क्या ये कहना सही होगा कि घोरी की सेना सिर्फ बेहतर थी, या पृथ्वीराज की तरफ से कोई बड़ी चूक हुई जिसे टाला जा सकता था? ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, इसके पीछे कई गहरे कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण तो वही था जिसकी हमने बात की, आंतरिक फूट। जयचंद जैसे शक्तिशाली पड़ोसी राजाओं का इस मुश्किल घड़ी में तटस्थ रहना, मतलब मदद ना करना। हाँ, सोचिए, अगर ये दोनों शक्तियां मिल जाती तो नतीजा क्या होता? यानी घर का भेदी लंका ढाए वाली बात यहाँ भी लागू होती है। बिल्कुल। दूसरा कारण था राजपूतों का सामंती सैन्य ढांचा। एक मजबूत केंद्रीय सेना के बजाय हर सामंत अपनी अपनी टुकड़ी लेकर आता था, जिससे सेना में वो तालमेल नहीं बन पाता था जो गौरी की सेना में था। और तीसरा, वो रणनीतिक भूल। हाँ, पहले युद्ध के बाद की रणनीतिक भूल। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध की तकनीक में अंतर। राजपूत अभी भी हाथियों और तलवारबाजी पर निर्भर थे, जबकि तुर्क सेना घोड़ों पर सवार तीरंदाजों की नई रणनीति अपना चुकी थी। उन्होंने समय के साथ अपनी युद्ध तकनीक को नहीं बदला। तो पृथ्वीराज की हार के साथ ही क्या चौहान वंश का गौरवशाली अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो गया? पूरी तरह से नहीं। सत्ता भले ही उनके हाथ से चली गई, लेकिन वंश खत्म नहीं हुआ।
उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की एक नई और मजबूत शाखा की स्थापना की, जो आगे कई पीढ़ियों तक चलती रही। और उनकी असली विरासत तो साहित्य और वास्तुकला में आज भी जिंदा है। पृथ्वीराज रासो। हाँ, जयानक का पृथ्वीराज विजय और चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग और दूसरी इमारतें आज भी उनके दौर की शान की गवाही देती हैं। तो आखिर में चौहान वंश की इस लगभग 600 साल लंबी कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? सबसे बड़ा संदेश ये है कि चौहानों ने लगभग 5 शताब्दियों तक भारत के प्रवेश द्वार यानी उत्तर भारत की रक्षा की। उनका इतिहास केवल युद्धों की गाथा नहीं है, ये संस्कृति के निर्माण, शानदार स्थापत्य और अपनी धरती के लिए सर्वोच्च बलिदान का भी प्रमाण है। तराइन की एक हार ने भले ही दिल्ली का सुल्तान बदल दिया हो, लेकिन उनके सदियों के शौर्य और योगदान को इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। कैसे पड़ोसियों की आपसी फूट और बदलती हुई दुनिया और नई युद्ध तकनीक को न समझ पाना एक इतने शक्तिशाली और गौरवशाली साम्राज्य के पतन का कारण बन सकता है। और ये सोचने वाली बात है कि इतिहास से मिला ये सबक कि एकता का अभाव और समय के साथ न बदलने की जिद हमेशा घातक होती है। क्या आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक नहीं है? चौहान राजवंश के इतिहास की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज का हमारा तरीका बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारे पास कुछ सवाल जवाब के सेट हैं, जिनके जरिए हम इस राजवंश की उत्पत्ति से लेकर उनके सबसे मशहूर शासक तक के सफर को समझेंगे। हाँ, और ये सिर्फ तारीखों और राजाओं के नाम याद करना नहीं है। इन सवालों के जवाब हमें चौहानों के समाज, उनकी संस्कृति, उनकी कामयाबियों और उन चुनौतियों को समझने में मदद करेंगे जिनका उन्होंने सामना किया। तो बिल्कुल देर नहीं करते, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला सेट है चौहानों की उत्पत्ति और उनके शुरुआती दौर के बारे में। इसमें पहला सवाल, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किस गोत्र से हुई है? यानी सबसे पुराने सबूतों के हिसाब से चौहानों का मूल वंश या गोत्र क्या था? दूसरा सवाल, चौहान वंश का संस्थापक कौन था और सांभर झील का निर्माण किसने कराया? मतलब इस राजवंश की शुरुआत किसने की और राजस्थान की जो प्रसिद्ध सांभर झील है उसे बनाने का श्रेय किसे जाता है? तीसरा सवाल, किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। तो सवाल यह है कि कौन पहला चौहान राजा था जिसने ये उपाधि अपनाकर अपनी स्वतंत्रता और ताकत का ऐलान किया? चौथा सवाल है, अजमेर नगर की स्थापना किस वर्ष और किस शासक ने की? आज का जो मशहूर शहर अजमेर है उसे किसने और कब बसाया था? और पांचवा सवाल, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? क्या कोई रानी भी इतनी शक्तिशाली थी कि राज्य के सिक्के उनके नाम पर चलते थे? बहुत अच्छे सवाल हैं और ये चौहानों की कहानी की नींव रखते हैं। तो अब इन दिलचस्प सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल था चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। इसका जवाब है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये जानकारी हमें मिलती है 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख से, जो इतिहास जानने का एक बहुत मजबूत स्रोत माना जाता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मतलब वो एक ब्राह्मण वंश से थे? जी हाँ, वो खुद को प्राचीन वैदिक ऋषि वत्स के वंश का मानते थे, जो उन्हें समाज में एक बहुत ही सम्मानित स्थान देता था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर, वंश के संस्थापक और सांभर झील। इसके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। इन्होंने लगभग 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और मान्यताओं के अनुसार सांभर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो 551 ईस्वी काफी पुरानी बात है। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल था महाराजाधिराज की उपाधि के बारे में। ये उपाधि सबसे पहले सिंहराज ने धारण की थी और इसका महत्व बहुत गहरा है। क्या महत्व था? इसका महत्व ये था कि इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता त्याग कर अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित की थी। ये उपाधि उसी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। एक तरह से ये चौहानों का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था। समझ गया। तो यहाँ से वो एक स्वतंत्र शक्ति बन गए। अब चौथा सवाल, अजमेर की स्थापना। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अजय मेरू पड़ा, जो आज अजमेर है। अच्छा, अजय राज के नाम पर अजय मेरू। ठीक है। और वो रानी वाला सवाल, जिनके अपने सिक्के थे। हाँ, पांचवा सवाल, उनका नाम था रानी सोमल देवी, जो अजय राज चौहान की ही पत्नी थी। ये बात उस समय में महिलाओं, खासकर राजघराने की महिलाओं के प्रभाव को दर्शाती है।
ये बहुत बड़ी बात थी। सच में ये तो असाधारण बात है। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं जो साम्राज्य विस्तार और संस्कृति से जुड़ा है। तो छठा सवाल है, आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ये दोनों अजमेर की प्रसिद्ध जगह हैं, इन्हें बनवाने वाला राजा कौन था? सातवां सवाल, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को दी गई थी? कवि बांधव का मतलब है कवियों का मित्र या भाई। यह उपाधि किसे मिली थी, जिससे पता चलता है कि वो कला प्रेमी थे? फिर आठवां सवाल, संस्कृत नाटक हरकेली की रचना किसने की थी? ये बहुत खास बात है कि एक राजा खुद एक नाटककार भी हो, तो ये प्रसिद्ध संस्कृत नाटक किसने लिखा? नौवां सवाल, किस चौहान शासक के शासनकाल को सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है? सपादलक्ष चौहानों के राज्य का नाम था, तो किसके समय को उस राज्य का गोल्डन एज माना जाता है? और 10वां सवाल, ये भी बहुत दिलचस्प है, 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? आज अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, तो सवाल है कि वो असल में क्या इमारत थी? इन सवालों के जवाब चौहानों के सांस्कृतिक शिखर को दिखाते हैं। तो छठा सवाल था आना सागर झील और वराह मंदिर के बारे में। इन्हें अर्णोराज, जिन्हें आना जी भी कहते हैं, उन्होंने बनवाया था। आना सागर झील तो आज भी उनके नाम की याद दिलाती है। आना जी से आना सागर, ये तो याद रखना आसान है। हाँ, अब जो अगले 3 सवाल हैं, मतलब 7वां, 8वां और 9वां, इन तीनों का जवाब एक ही महान शासक से जुड़ा है। अच्छा, एक ही राजा, कौन थे वो? वो थे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है। कवि बांधव की उपाधि उन्हीं को दी गई थी। और जो संस्कृत नाटक हरकेली की बात हुई, उसकी रचना भी विग्रहराज चतुर्थ ने ही की थी। ये नाटक भारवी के प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम पर आधारित है, जो उनकी विद्वता को दिखाता है। मतलब एक राजा जो युद्ध भी लड़ रहा है और नाटक भी लिख रहा है। बिल्कुल, और इन्हीं सब वजहों से विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को ही सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला और साहित्य को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो स्वर्ण युग का राज ये था। हाँ। अब उस 10वें सवाल पर आते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? देखिए, ये मूल रूप से एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी, एक तरह की यूनिवर्सिटी, जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने ही बनवाया था। एक पाठशाला जी। और आज वो एक मस्जिद है। जी, बाद में इसे मस्जिद में बदल दिया गया, लेकिन आज भी उसकी दीवारों पर हरकेली नाटक के कुछ अंश खुदे हुए मिलते हैं। कमाल है। अब हम चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध अध्याय पर आते हैं, पृथ्वीराज और तराइन। तो 11वां सवाल है, महोबा के युद्ध जो 1182 ईस्वी में हुआ, में पृथ्वीराज ने किसे हराया और कौन शहीद हुए? 12वां सवाल, चंद बरदाई और जयानक की रचनाओं के नाम क्या हैं? ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के समय के सबसे बड़े लेखक और कवि माने जाते हैं। इनकी किताबों के नाम क्या हैं? फिर 13वां सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और इसका परिणाम क्या था? 14वां सवाल, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार का मुख्य कारण क्या था? और 15वां सवाल, ये लोक कथाओं से जुड़ा है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? मतलब लोक श्रुति में उनके घोड़े को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल और इनके जवाब भारतीय इतिहास के एक निर्णायक मोड़ को समझाते हैं। तो 11वां सवाल था महोबा के युद्ध के बारे में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमरदे देव को हराया था, और इस युद्ध में महान योद्धा आल्हा और उदल शहीद हुए थे, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी कही जाती हैं। आला उदल, हाँ, मैंने भी इनके बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल। अब 12वां सवाल, चंदबरदाई और जयानक की रचनाएं। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी और जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। ये ग्रंथ पृथ्वीराज के जीवन को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, ठीक है। और अब वो ऐतिहासिक लड़ाइयां, तराइन का पहला युद्ध, ये 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। एक बहुत बड़ी जीत। तो फिर 1 साल बाद ही ऐसा क्या हो गया? 14वां सवाल, दूसरी लड़ाई में हार का कारण क्या था? इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो था गौरी का छल कपट। छल कपट कैसे? कहा जाता है कि उसने संधि का नाटक कर सुबह सुबह धोखे से हमला कर दिया जब राजपूत सेना तैयार नहीं थी। और दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण था राजपूतों की पुरानी युद्ध शैली। पुरानी युद्ध शैली, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो आमने सामने की लड़ाई पर ज्यादा भरोसा करते थे, जबकि गौरी की सेना में
तेज तर्रार घुड़सवार तीरंदाज थे जो हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने चौहान सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। तो तकनीक और रणनीति में वो मात खा गए। कुछ हद तक हाँ। अब 15वां और आखिरी सवाल, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम। लोक श्रुतियों के अनुसार उनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। नाट्यरंभा। तो हमने वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में वंश की स्थापना से लेकर अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर बसाने तक का सफर देखा। फिर विग्रहराज चतुर्थ का वो स्वर्ण युग और अंत में 1191 और 1192 में तराइन के वो युद्ध देखे जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोतों में कहा गया है, चौहान वंश का इतिहास केवल युद्धों की गाथा नहीं है। ये संस्कृति, स्थापत्य और मातृभूमि के लिए बलिदान का प्रमाण है। तराइन की हार ने भले ही सत्ता बदल दी हो, लेकिन अजमेर के चौहानों का शौर्य भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। हमारे स्रोतों में हार का एक कारण राजपूतों की पुरानी युद्ध शैली बताया गया है। ये एक सोचने वाली बात है। इतिहास में क्या सिर्फ बहादुरी ही जीत के लिए काफी होती है, या समय के साथ अपनी रणनीति और तरीकों को बदलना भी उतना ही जरूरी है?